Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel that is the Edudor. Class 10th Economics NCERT Chapter 4 Globalization and the Indian Economy. इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा कवर करने वाला, वो हम कवर करेंगे, लेकिन हम एक क्विक रिकैप भी ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा। तो ये चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को द एडू.डॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी वीडियोस के जो भी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। क्लास 10th NCERT जो सीरीज़ के जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सब के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली वहाँ से जो है अपने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, हमने देखा कि हमारे पास आज के टाइम पे कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। फॉरेन कंपनीज जो हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, वो किस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स हैं हमारे आज लोकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। हर एक मार्केट में, ऐसे पोर्श एरियाज में ही नहीं बल्कि हमें लोकल मार्केट में भी कहीं ना कहीं हमें फॉरेन ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, किस तरीके से हमारी मार्केट्स ट्रांसफॉर्म हुई है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या जो ये चेंज है किस तरीके से लोगों की लाइव्स में इम्पैक्ट कर रहा है। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, इसमें हमने देखा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का क्या रोल है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो होती हैं जिनके जो कंपनी है वो प्रोडक्शन जो है एक से ज़्यादा देशों में करती है, एक से ज़्यादा नेशंस में करती है, कंट्रीज में करती है, और वहाँ पे जो है कंपनी ऑन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, तो उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो MNC है किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में, एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वो कैरी आउट करती है। और रिसोर्सेज का जो भी कंट्री, जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करती है या प्रोडक्शन सेटअप करती है, डिफरेंट स्टेजेस या कॉल सेंटर सेटअप करती है, तो किस तरीके से वहाँ पे जो है वो बेस्ट तरीके से उनके बेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करती है ताकि वो जो है अपनी कॉस्ट को कम कर सके। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने देखा कि 50 to 60% जो है MNC एक कॉस्ट सेविंग कर लेती है। पहले तो हम देखते थे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली अवेलेबल हो रहे हैं, यानी कोई अमेरिका की कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, चाइनीज प्रोडक्ट है वो हमारी इंडियन जो मार्केट है उसमें अवेलेबल है। लेकिन हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ग्लोबली हो रहा है और ये काफ़ी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, किस तरीके से जो प्रोडक्शन है इंटरलिंक हो रही है, और इसमें सबसे मेन एग्जांपल है MNCs की। जो MNCs की प्रोडक्शन है डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है और जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो डिस्टेंट कंट्रीज के साथ वो जो है इंटरलिंक हो रही है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। और फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स को खरीदने में, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या अपने एसेट्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो जो भी पैसा खर्च होता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वो कौन से एसेट्स हो गए, हमारी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीन्स होगी या और भी अदर इक्विपमेंट्स हो गए, तो उनको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर MNC करती है, अगर यही इन्वेस्टमेंट एक MNC करती है तो हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर हमने कारगिल फूड्स की एग्जांपल पढ़ी, किस तरीके से उसने पराग फूड्स को खरीदा और पराग फूड्स के जो 4 ऑयल रिफाइनरीज थी अब उनको भी ऑन करती है कारगिल फूड्स, और किस तरीके से वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करती है और 5 मिलियन पाउचेस वो है डेली प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक, बल्कि जो MNCs की वजह से जो डिस्टेंट लोकेशन है, दूर कहीं देशों में भी इंटरलिंक जो हो रहा है वो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो भी बिल्ड हो रहा है। तो हमने ये सब देखा, एग्जाम्पल के साथ देखा।
फिर हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, कि फॉरेन ट्रेड और मार्केट किस तरीके से इंटीग्रेट होती है। हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था कि ट्रेड किया जाए, और ट्रेड ही एक बेस्ट तरीका है डिस्टेंट कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने का। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक क्या था, एम क्या था, कि वो ट्रेड करेंगी, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंट्रीज में लेके जाएंगे, कंट्री में लेके जाएगी, और वहाँ से जो है फिनिश प्रोडक्ट बाकी कंट्रीज में बेचेगी, और इंडिया में भी। तो हमने ये देखा कि फॉरेन ट्रेड या इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किस तरीके से होता है। फिर हमने देखा कि चाइनीज टॉय की एग्जांपल हमने समझी कि चाइनीज टॉय जो कंपनी है वो किस तरीके से कम प्राइसेस में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है, और इंडियन मार्केट्स में कम दामों में वो जो टॉयज हैं वो मिल पा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो हमारी लोकली प्रोडक्शन हो रही है, लोकल कंपनीज है जो टॉयज बना रही हैं, उनको भारी नुकसान, लॉस फेस करती हैं वो। और जो किस तरीके से चाइनीज टॉयज जो एक मार्केट है वो किस तरीके से ओवरटेक करती हैं हमारी इंडियन इंडियन कंपनीज को, इंडियन टॉय मेकिंग कंपनीज को। फिर हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड ही एक ऐसा मात्र एक स्टेप है, कह लो एक प्रोसेस है, जिसकी वजह से डिफरेंट मार्केट्स इंटीग्रेट होती हैं और जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो कनेक्ट कर पाती हैं। फिर हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसीज की अगेन हमने एग्जांपल पढ़ी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। डिफरेंट जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इधर से उधर मूव करना है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एक कंट्री में दूसरी कंट्री में तीसरी कंट्री में मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना, और किस तरीके से प्रोडक्शन को इंटरलिंक करना डिफरेंट कंट्रीज में। ये सब पढ़ के फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज को, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज तो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर हो रही है, मूव हो रही हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी जो है डिफरेंट कंट्रीज में मूव कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी और टेक्नोलॉजी भी। इसके साथ साथ आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमंस भी माइग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद पे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ह्यूमंस भी जो है अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है वो जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, चाहे वो एजुकेशन बेसिस पे हो, चाहे वो एक जो है प्रोडक्शन बेसिस पे हो, या कंपनी के बेसिस पे हो, या फिर वो एक टूरिज्म के बेसिस पे हो, किसी भी हम एस्पेक्ट में ले सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस की जो मूवमेंट है वो भी डिफरेंट कंट्रीज में पॉसिबल हो रही है। तो इसका किसकी वजह से हो रही है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता। टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी भी इधर से उधर जो है मूव कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ज़रूरी है, एक अहम चीज़ है, जिसमें गुड्स की जब हम बात करते हैं तो एक ट्रांसपोर्टेशन ही है जो गुड्स को इधर से उधर जो है मूव कर सकती है, चाहे वो वाटरवेज हो, रोडवेज हो। खैर जो वाटरवेज और एयरवेज ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और लेकिन हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में पढ़ा कि किस तरीके से जो एयरवेज है वो चीप कॉस्ट पे गुड्स को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से वो प्रेफरेबल एक एस्पेक्ट बन गया है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है। फिर हमने देखा कि इमर्जिंग जो है टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो रही है। ईमेल्स का यूज़ हो रहा है, वॉइस मेल्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी है, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट की वजह से जो है हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आईटी की यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि किस तरीके से आईटी सेक्टर जो है वो इंटरलिंक कर पा रहा है, किस तरीके से आईटी सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। फिर हमने देखा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दे, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दे, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे टैक्स बैरियर्स जो है वो हटा देती है गवर्नमेंट। फिर हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था, ये पूरा हमने देखा कि किस तरीके से ये बैरियर्स को,
फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को या इन्वेस्टमेंट को कम करने में एक डिसीजन लेती है, किस तरीके से जो है डिफरेंट कंट्रीज यूनाइट करती हैं, इसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और लेकिन हमने कन्फ्लिक्ट भी देखा है यहाँ पे। आप पुरानी वीडियोस देख लो, पिछली वीडियोस देख लो, वहाँ पे आपको ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहले हमने एमएनसीज का रोल देखा कि एमएनसीज की जो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी कर रही है वो इंडिया में वो इंक्रीज होती जा रही है पास्ट 20 ईयर्स में, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट तो है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है वो है सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। ये वेल ऑफ बायर्स हैं, जिसकी वजह से लोकल कंपनीज के जो है सिर्फ रॉ मटेरियल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर पा रही हैं या बेच पा रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि एमएनसीज की वजह से जॉब्स तो क्रिएट हो ही रही हैं, लेकिन लोकल मार्केट्स के जो जिस तरीके से वो लोकल मार्केट को खरीद कर परचेज कर कर अपना एक ब्रांड बिल्ड करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकल कंपनीज हैं उनको एक कंपटीशन फील होता है, जिसकी वजह से जो लोकल बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं एमएनसीज के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेबल बन जाता है। लेकिन ये वेल ऑफ सेक्शन भी जो है अर्बन एरियाज़ में है, जहाँ पे जो है लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट तो मिलता ही है। फिर हम बात कर रहे थे दूसरे टॉप इंडियन कंपनीज की। जब हम बात कर रहे हैं टॉप बेनिफिट सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है, विन विन सिचुएशन की इंडियन कंपनीज भी बाहर कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी कि ये कंपनीज भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन या एमएनसीज कंपनी में कन्वर्ट हो रही हैं, मल्टीनेशनल्स बन रही हैं। फिर हमने कंपटीशन, राइजिंग कंपटीशन की बात करी कि किस तरीके से एमएनसीज की वजह से जो है एक कंपटीशन जो है लोकल मार्केट में बन रहा है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट्स जो कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज, वो खुद की कंपनीज को बंद कर रही हैं, अपनी यूनिट्स को जो है वो क्लोज कर रही हैं, ठीक है। फिर हमने कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जो है एम्प्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, परमानेंट से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, टेम्परेरी बेसिस पे जो है वर्कर्स को हायर किया जा रहा है कि जो वर्कर्स की जॉब्स है वो अब नो लॉन्गर सिक्योर, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल्स एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों के पास एजुकेशन थी, स्किल्स थे, वेल्थ थी, पैसा था, वो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके बेनिफिट सिचुएशन में चले जाते हैं, वेल ऑफ हो जाते हैं, बेटर ऑफ हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट्स। अब कुछ लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वेल्थ नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो जो है अपनी बेनिफिट्स वो उनको नहीं मिल पाते हैं। Since globalization is now a reality, the question is how to make globalization more fair. अब ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी तो है आज के टाइम पे, लेकिन इसको फेयर किस तरीके से यूज़ किया जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। अगर फेयर तरीके से ग्लोबलाइजेशन होगी तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल। अब गवर्नमेंट का रोल है, अब जो फेयर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बेनिफिट मिले ग्लोबलाइजेशन का और बेटर सिचुएशन हो, विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। सिर्फ रिच या पावरफुल लोगों को के इंटरेस्ट में ही उनकी पॉलिसीज़ ना बने, बल्कि हर इंसान के लिए, पीपल
के लिए कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको बेटर कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, इसके इंटरेस्ट में जो है उनकी जो पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ दीज पॉसिबल स्टेप्स इन द गवर्नमेंट कैन टेक। जब हमने बात करी थी कि वो टैक्स बैरियर्स या कहते हैं कि बैरियर्स ऑफ ट्रेड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, हमारी स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल जो कंपनीज हैं वो थोड़ी बेटर हो सकें। तो किस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करती है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। लेबर लॉज जो है इम्प्लीमेंट करे, लेबर जो वर्कर्स हैं उनको, उन पर जो लॉज हैं उनके रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो इंश्योर करे कि अच्छे तरीके से जो है लॉज जो है वो फॉर्म किए जाएं और उन पर चेक रखा जाए कि प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट कर सकती है। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में पढ़ा था कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को किस तरीके से वो कंट्रोल करके गवर्नमेंट जो है लोकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ी बेटर सिचुएशन में डाल देती है। इट कैन नेगोशिएट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल्स। ऑब्वियसली जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट कर सकती है कि फेयर रूल्स हों, रेगुलेशंस हों। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद स्मॉलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, तो उनमें से एक जो है कंट्रीज़ के साथ एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलर इंटरेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लेकर अलाइन करके हम जो डोमिनेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ की हो, किसी भी तरह की डोमिनेशन को वो कंट्रोल कर सकती है, उनके अगेंस्ट जो है अपनी वॉइस को राइज कर सकती है। In past few years, massive campaign and representation by the people's organizations have influenced important decisions relating to trade, investment at the World Trade Organization. ये हमें देखने को मिलता है. This has demonstrated that the people also can play an important role in the struggles for fair globalization. लोगों का भी कहीं ना कहीं लोग भी एक important role play कर सकते हैं. Important role in the struggle for fair globalization की उसमें। तो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।